और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग सर नेक्स्ट सेशन। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अंदर अब तक सर हमने क्या क्या कवर किया था। सर हमने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी क्यों है, उसका रोल क्या है एज अ ऑडिटर, और एज अ अकाउंटेंट हमारी लाइफ में उसका क्या रोल रहने वाला है, हमने वो डिस्कस किया था। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों इतने पढ़ने जरूरी है ये, ठीक है। देन वी स्टार्टेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बात करता था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, एक की एलिमेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में भी आता है और ये आपका बैलेंस शीट के अंदर भी आता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंपैक्ट डालता है और फाइनेंशियल पोजीशन को भी इंपैक्ट डालता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू का ये था कि बेटा इन्वेंट्री जो है आपकी किस वैल्यू के ऊपर आएगी बैलेंस शीट में, ठीक है, जब तक वो सेल नहीं हो जाती। दूसरा था कि डिटरमिन करना कि जो इन्वेंट्री है सर उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। एंड इफ एनी अमाउंट हैज टू बी रिटर्न ऑफ टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू एनआरवी, तो कितना राइट ऑफ करना है। देन बेटा हमने पढ़ा था मेजरमेंट प्रिंसिपल। पैरा नंबर 5 जो है वो कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेटरलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेटरलाइजेबल वैल्यू। फिर हमने इस स्टैंडर्ड का स्कोप के बारे में बात करी थी। हमने कहा था कि पैरा नंबर 1 के अंदर स्कोप दिया गया है। तो पैरा नंबर 1 के अंदर बेटा चार चीजें हैं जो बात करता है। पहला, वर्क इन प्रोग्रेस जो अराइज होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस सर्विस प्रोवाइडर का। तीसरा, शेयर डिबेंचर जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है। एंड फोर्थ वन इज द प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस। यहां पर ध्यान रखना था कि रिटेलर और ट्रेडर की बात हम नहीं करते। देन बेटा उसके बाद हमने बात करी कि इन्वेंट्री होता क्या है। जब हमने इन्वेंट्री की बात करके चली तो अगर बिल्कुल लेमन भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल, ये सब क्या है इन्वेंट्री से, ये सब क्या है इन्वेंट्री है, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे चाय का एग्जांपल लिया था, बिस्किट्स का एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पे सर्विस सेक्टर में हमने शैम्पूज का एग्जांपल लिया था, ठीक है। वो सब क्या था आपका इन्वेंट्री। देन हमने बात करी थी एनआरबी की। एनआरबी क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू मेक द सेल। तो आपका एनआरबी आ जाती है, ठीक है। देन बेटा हमने बात करी थी कि जो आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सर्विसिंग इक्विपमेंट होते हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं, अगर ये डेफिनेशन मीट कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की है, तो इनके ऊपर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगाकर चलेंगे, ये एएस2 के अंदर कवर नहीं होंगे। देन बेटा हमने बात करी थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज की। तो बेटा हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर तीन चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर हमने कहा था कि परचेज प्राइस आएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आएंगे, कैरेज इनवर्ड आएगा, कोई भी अदर कॉस्ट जो आपने डायरेक्टली खर्च करी है एक्विजिशन रिलेटेड है आपके, ट्रेड डिस्काउंट कोई हुआ, रिबेट हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक हुआ, उसको हम क्या करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। बेटा आज हमने जो शुरुआत करनी है वो आपका करना है अगली स्टेज कॉस्ट की। हमने कहा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर बेटा क्या चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज हमने कर लिया है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन से आज हम शुरुआत करें। बेटा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है बेटा, लिखने के ऊपर अभी फोकस नहीं करके चलेंगे। बेटा मैंने इस स्टैंडर्ड के ऑलरेडी देखो सारे के सारे नोट्स बनाकर रखे होंगे, ये देखो सारे के सारे नोट्स बेटा मैंने इस स्टैंडर्ड के बना के रखे हुए हैं। ये वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ये वाली फाइल आप लोगों को मिल प्रोवाइड कर दी जाएगी सही टाइम पे। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ फोकस करके चलिए समझने के ऊपर, ठीक है। अभी आप लोगों का ध्यान पूरा सिर्फ समझने पे होना चाहिए, तो इस चीज के ऊपर अभी इग्नोर करके चलो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की अगर हम बात करके चले, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है सर, बेसिकली अगर एक बात करके चलो, कन्वर्जन की हम बात करके चल रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा फिनिश गुड्स के अंदर, ये जो कन्वर्जन की कॉस्ट हुई बेटा, बस इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर वो कॉस्ट आती है विच इज इनकर्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और साथ में इसके अंदर बताया गया है कि सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ, सिस्टमेटिक एलोकेशन किस चीज का, ऑफ फिक्स्ड एंड
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, कि जो आपके फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है कि उसको हम कैसे बांटें। सर अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है और ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करके चलें। तो बेटा हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड होता क्या है, इस चीज को समझो। प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं बेसिकली एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लेते हैं आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, मान लेते हैं बेटा हमारी एक फर्नीचर की क्या है, फैक्ट्री है। अब फर्नीचर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वुड चाहिए, कीले चाहिए, फेविकोल्स चाहिए, है ना, सनमाइका टाइप जो भी अलग अलग तरह की वुड्स आती है, प्लाई आती है, आपको वो सब चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, क्लोथिंग चाहिए। ठीक है, कॉटन चाहिए, वो फिल करोगे उसके अंदर, है ना, बैक बैक सीट में फिल करेंगे, रोड्स चाहिए होंगी, ये सब लगेगा। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। ये सब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, कहीं ना कहीं वुड है। आप हमें सोच के देखना, वुड जो है क्या वो एक डायरेक्ट मटेरियल है, दिख रही है ना वुड सामने, कपड़ा लगा हुआ दिख रहा है ना बेटा, लेकिन क्या फर्नीचर बनाने में फेविकोल भी तो लगी है, क्या वो फेविकोल दिख रही है? अगर मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, या मान लेते हैं कि आपके घर में बेटा कोई भी डोर है, आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं वहां पे कोई भी डोर पे नजर डालें, आपको डोर दिख रहा है, डोर के ऊपर आपको पता लग रहा है ना कि इसके ऊपर कितना बोर्ड लगा होगा, या कोई फर्नीचर है आपको दिख रहा है ना कहीं यार कितना फर्नीचर लगा है, मतलब कितनी वुड लगी होगी। जो लेक्चर स्टैंड है मुझे आइडिया है ना यार, इस लेक्चर स्टैंड के ऊपर इतनी वुड लगी है, साफ दिख रही है, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। वो क्या है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल है। अब जरा एक चीज और सोच के देखो, ये जिसने बनाया, जो कारपेंटर है, जो कारीगर, उनको भी तो हमने कुछ पे करा होगा, उनको जो लेबर पे करी क्या वो डायरेक्ट लेबर है, राइट। लेकिन बेटा क्या इस फर्नीचर को बनाने के लिए और भी चीजें लगी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं इस फर्नीचर में जो तुम्हें नहीं दिख रही हैं लेकिन लगी हैं, जो इसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट का हिस्सा है। फेविकोल लगी है इसके ऊपर, लगी है नहीं लगी, बिना फेविकोल के फर्नीचर बनता है, नहीं बनता, अलग ही फेविकोल आती है फर्नीचर वाली, वो लगाई जाती है। अब जो ही फेविकोल बेटा इस फर्नीचर में लगी हुई है मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, लेकिन लगी है, इनडायरेक्ट मटीरियल। कैसा मटीरियल है, इनडायरेक्ट मटीरियल। सर कीलें लगी हुई है बहुत सारी, तभी जोड़ रखा है, ऐसे नहीं जुड़ गया ये, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कीलें लगी हुई है, हाँ वो दिख नहीं रही है हमें, बट कीलें लगी तो हैं, इनडायरेक्ट मटीरियल। अब तुम मुझे बस इतना बता सकते हो कि पर फर्नीचर कितनी कीलें लगी हैं, नहीं बता सकते। पर फर्नीचर कितना अच्छा फेविकोल लगा है, बता सकते हो, नहीं बता सकते। लेकिन अगर तुमसे वुड पूछूंगा तुम मुझे बता सकते, तुमसे पूछूंगा लेबर कितनी लगी तुम बता सकते हो, कैसे, लेबर क्या है, पर यूनिट बनाने के 1000, पर टेबल बनाने के 1000 रुपए ले रहा है कारपेंटर, पता है ना यार 1000 रुपए ले रहा है वो, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, समझ में आया। बेटा जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल या लेबर का खर्चा नहीं होता, और भी खर्चे होते हैं। आप जरा सोच के देखो, आपने एक फैक्ट्री ले रखी है, उस प्रीमाइसिस का रेंट दे रहे हो, उस प्रीमाइसिस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दे रहे हो, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही तो है, और क्या है, वो आपका जो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही तो है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड ही है, फैक्ट्री ले रखी है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, तो वहां पर जो खर्चा हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही तो खर्चा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग करनी थी तो हमें फैक्ट्री बनानी पड़ी। समझ में आ रहा है, मशीन थी कोई, आप यूज कर रहे थे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो आप मशीन यूज कर रहे थे वो मशीन आपने रेंट पे ली, रेंट जो जा रहा है उस मशीन का क्या है, खर्चा है, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन लग रही है उस मशीन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, उस मशीन की सर्विसिंग के ऊपर कुछ खर्चा करा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। समझ में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर आता क्या है। आपको कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट कैसे बनता है वो स्कोप सोचना होगा, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाए। आप कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, जैपनीज टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए उन्होंने बोला कि आप जितने यूनिट्स बनाओगे पर यूनिट प्रोड्यूस 10 रुपए आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, 10 रुपीज पर यूनिट। अगर मैंने 1000 यूनिट बनाया तो मुझे पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपए देना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है।
वो रॉयल्टी जो मैं पे कर रहा हूं मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो समझ में आ रहा है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करके चलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ मटेरियल लेबर नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें आ जाती। तो बेटा ये इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। बेसिकली जो आपका ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो आपका ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको एग्जांपल दिया, रेंट का एग्जांपल दिया, रॉयल्टी का एग्जांपल दिया, ये आपके क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है। इनको हम बोल देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्टिंग में। आपके इंटर लेवल पे एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां पर आप एक चैप्टर पढ़ोगे कॉस्ट शीट, वहां पर आप चैप्टर पढ़ोगे मटेरियल का अलग से, लेबर का अलग से, ओवरहेड का अलग से। वहां पर आप बहुत डिटेल में कई चीजों को पढ़ोगे। हमारे पास बहुत एक लिमिटेड यूज है, हमारे पास एक बहुत लिमिटेड यूज चाहिए, AS2 के लिए बहुत लिमिटेड नॉलेज चाहिए। अब एक चीज समझो, मैंने आपको बोला कि सिस्टमैटिक एलोकेशन किस चीज की, फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सर फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो फिक्स है बेसिकली देना ही। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां का एग्जाम्पल, इरिस्पेक्टिव मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, 20 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, या 100 बच्चा बैठा है, जो इस जगह का रेंट है क्या वो फिक्स है? क्या वेरी तो नहीं कर रहा? नहीं, दो ही बच्चे आए तो दो बच्चों का रेंट। अच्छा 100 बच्चा आ गया, 100 बच्चों के हिसाब से रेंट, ऐसा तो नहीं है ना। रेंट इज अ फिक्स एलिमेंट, फिक्स है इरिस्पेक्टिव। यही चीज आप प्रोडक्शन के एंगल से लगा के चलो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? ऐसी प्रोडक्शन कॉस्ट जो मेरी फिक्स रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। चाहे मैंने 1 यूनिट बनाया है, चाहे मैंने 100 यूनिट बनाए हैं, चाहे मैंने 1 लाख यूनिट बना दिया, जो मुझे देना ही पड़ेगा, जो मेरा फिक्स रहने वाला है, फिर उसको बोलते हैं फिक्स प्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स प्रोडक्शन। ठीक है, चलो सेकंड केस के ऊपर आओ। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल, वेरी करती है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जो वेरी करता। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कौन सी हो गई? सर ऐसी इंडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वेरी करेगी विद द वॉल्यूम, विद चेंज इन वॉल्यूम। अगर आपके प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगे तो ये भी चेंज होगी। जी मतलब प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से डायरेक्टली ये क्या करेगी? वेरी करेगी। तो मेरा क्रक्स क्या निकला? सर क्रक्स ये निकला कि सर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो दो तरीके का हो सकता है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। अगर मैं फिक्स्ड की बात करके चलूं तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो होता है, जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड होता है, जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड होगा रिमेन्स सेम, ये सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहे। वेरिएबल कौन सा है? ये वेरी करेगा। टोटल वेरिएबल ओवरहेड, VOH लिख देता हूं मैं, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरी विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। जैसे जैसे वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा ये भी वेरी करेगा। अगर मैंने 10 यूनिट बनाए हैं और पर यूनिट से 10 रुपीज है तो 100 रुपए। यही यूनिट्स अगर 1000 कर दूं तो 10,000, यही यूनिट 10,000 कर दूं तो 1 लाख, यूनिट 2 लाख कर दिए तो 20 लाख। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा मेरा टोटल वेरिएबल ओवरहेड चेंज होगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट की बात करके चलूं वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट की बात करके चलूं तो ये क्या होगा? ये फॉल करता है विद इंक्रीज इन यूनिट्स। अभी समझा देते हैं सर। बेटा वेरिएबल के बारे में मैंने आपको क्या बोला? ये वेरी करता है विद चेंज इन वॉल्यूम। मान लेते हैं कि रॉयल्टी है 10 पर यूनिट है, अगर मैंने 1000 यूनिट बनाई तो मेरे को कितनी रॉयल्टी देनी है बताओ? 10,000। अगर मैंने 500 यूनिट बनाए मैं कितनी रॉयल्टी दूंगा? 5,000। यही अगर मैंने 2,000 यूनिट बनाए तो कितनी रॉयल्टी जाएगी? 20,000। अगर आप ध्यान से देखो तो कांस्टेंट है ना, 10 पर यूनिट इज कांस्टेंट, यानी इरिस्पेक्टिव मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट सेम रहने वाला, पर यूनिट सेम रहने वाला। यहां पर 10 रुपए, यहां पर 10 रुपए, यहां पर 10 रुपए, हर जगह क्या है बच्चे? सेम है, 10 10 10। लेकिन अगर आप बात करके चले फिक्स्ड ओवरहेड की, अगर आप बात करके चले बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड की, तो फिक्स्ड ओवरहेड में क्या क्राइटेरिया है?
सर यहां पर मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। चाहे मैं 1000 यूनिट बनाऊं, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं मैंने 1000 यूनिट बनाए, मुझे तब भी 1 लाख रुपए देना है। अगर मैंने 500 यूनिट बनाया, मुझे तब भी 1 लाख रुपए देना है। अगर मैंने 2000 यूनिट बनाया, मुझे तब भी 1 लाख रुपए देना है। अगर अब तुम ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं, चाहे 500 बना रहा हूं, चाहे 2000 बना रहा हूं, मेरा टोटल अमाउंट तो 1 लाख ही जा रहा है ना, टोटल तो 1 लाख ही है। ये है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ये जो 1 लाख है, अगर तुम यहां पर यूनिट निकालो एक बार, ठीक है, पहले ऐसा करो, 1 लाख डिवाइड बाय 500 करो, कितना आता है? 1 लाख डिवाइड बाय 500 कितना? 20,000। श्योर बच्चे? 2,000 पक्का? चेक करना बेटा दोबारा, 200 आए, चेक करो दोबारा। 1000 डिवाइड बाय 5 हो गया ना, 200 रुपये हो गया, 200 आ रहा है बेटा पर यूनिट। अब एक काम करो, 1 लाख डिवाइड बाय 1000 करो, क्या 100 पर यूनिट आ रहा है बच्चे? 1 लाख डिवाइड बाय 2000 करो, क्या 50 पर यूनिट आ गया? फर्क देख रहे हो? जैसे जैसे मैंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मेरा पर यूनिट बढ़ता रहा। 500 यूनिट थे तो 200 पर यूनिट था, 1000 हुआ तो 100 पर यूनिट हो गया, और 2000 हुआ तो 50 पर यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये वाली मैंने कंसेप्ट क्यों समझाया है? ये कंसेप्ट जब समझाने की जरूरत इस वजह से पड़ी, क्योंकि बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका टू कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर बारे में जब बात करता है, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन सिर्फ ये नहीं बताता कि जो इसके अंदर सिर्फ वो कॉस्ट आएगी जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की आएगी। कह रहे हैं इसके अंदर हम एलोकेशन भी बताएंगे कि किस तरीके से पर यूनिट फिक्स्ड वेरिएबल ओवर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हम निकालेंगे, कि किस तरीके से हम पर यूनिट जो है फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड जो है हम निकाल के चलेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो? चलो, अब मैं ओवरहेड की अगर बात करके चलू ना बेटा, इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब कितने यूनिट्स के बेस के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे, कितने यूनिट्स के बेस के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे। तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बेसिकली जो हम निकालते हैं, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। गुड इवनिंग रिद्धि। हम जो निकालते हैं बच्चे वो क्या निकालते हैं? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है रिद्धि, बच्चे आपने अभी अभी ज्वाइन किया बेटा या यस कवर सर। हो गया? ओके, चलो बेटा मैं ना एक बार बस 2 मिनट लगा के क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, जो मैंने अभी करवाया है। ठीक है, पहले बेटा मैंने पिछला सारा रिवाइज करवाया है, उस पर हमने ना बात करी है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में। आप ना स्टार्टिंग का 10 मिनट्स जो भी 10-15 मिनट जो भी हो गया है, आप एक बार बेटा प्लीज रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं ना बहुत उतना दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, 15 मिनट का दोबारा से हम रिपीट नहीं कर पाएंगे ओके उतना सर। डिटेल में। ठीक है, लेकिन उतना कर दूंगा कि आगे का समझ में आ जाए। बेटा बेसिकली कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट लग रही है, एक तो वो आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा ये स्टैंडर्ड बात करता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में कि हम सिस्टमेटिक एलोकेशन कैसे करके चलेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की। अब मैंने आपको फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के एग्जांपल्स क्या दिए हैं? मैंने एग्जांपल्स दिए हैं बेटा, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग अगर एक यूनिट है, आपने कोई फैक्ट्री ले रखी है, उस फैक्ट्री का आप रेंट दे रहे होंगे। ठीक है, उस फैक्ट्री का आप क्या दे रहे होंगे? रेंट दे रहे होंगे। आपने मान लेते हैं कोई मशीन यूज कर रहे हैं, आपने रेंट पे वो मशीन दे रखी है, तो उस मशीनरी का आप रेंट दे रहे हो। ठीक है, आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपकी कुछ रॉयल्टी आप पे कर रहे हो। आपने प्रोडक्शन करी, कुछ एग्रीमेंट ऐसा हो रखा है कि भाई जितने यूनिट्स तुम बनाओगे पर यूनिट तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, वो भी मेरा बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सिर्फ उसके अंदर ये नहीं होगा कि डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर भी आता है, उसमें इनडायरेक्ट लेबर भी आता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आता है। ठीक है, मशीनरी बच्चे आप कह रहे हो फिक्स्ड है, बेटा मशीनरी जो है वो एक फिक्स एसेट है। मैंने यहाँ पे मशीनरी के रेंटल की बात करी, मैं यहाँ पे खर्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मशीनरी का रेंटल वो क्या है? आपका फिक्स्ड। मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो आप हर साल, वो आपका क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का एक खर्चा माना जाएगा। आप एक फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर के अंदर वुड लगती है,
ठीक है, कीले लग रही हैं। जो वुड है वो डायरेक्ट मटेरियल है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है वुड, ठीक है। देन आपने क्या करा, कारपेंटर को पेमेंट करी, लेबर का खर्चा दिया, वो डायरेक्ट लेबर है, वो दिख रही है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ खर्चे होते हैं। अब ये जो फर्नीचर बना तो इसमें एक मशीन भी तो यूज हुई होगी जो कटिंग करने के लिए प्रॉपर है, शेप देने के लिए। आपने इसके ऊपर कीले भी तो लगाई हैं, आपने फेविकोल भी तो लगाया है, वो भी तो मटेरियल है जो यूज हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो कैसा मटेरियल है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तो बेटा जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। अब यहां पर हम बात करके चल रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, हम कह रहे हैं इसको हम दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। एक होता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसे जो हमारा प्रीमाइसिस है उसका रेंट हो गया, फैक्ट्री है हमारी उसका रेंट हो गया, वहां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इरिस्पेक्टिव में जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ, मेरा रेंट उतना जाना ही, ठीक है। वेरिएबल का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, रॉयल्टी है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। रॉयल्टी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, 10 रुपए पर यूनिट, जितने यूनिट बनाओगे उतनी रॉयल्टी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो फिक्स्ड ओवरहेड जो है वहां क्या होता है, सर फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपका खर्चा फिक्स रहेगा, चाहे आपने 100 यूनिट बनाए, चाहे 1000 बनाए, 500 बनाए, 2000 बनाए। जैसे हमने कहा मान लेते हैं 1 लाख रुपए खर्चा है, बेटा अब ये टोटल तो फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव वॉल्यूम। आप 1000 यूनिट बना रहे हो, 500 बना रहे हो या 2000 बना रहे हो, आपका ये 1 लाख फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके यूनिट्स इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, आपका पर यूनिट फॉल करता जाएगा। जब 500 यूनिट थे तो 200 पर यूनिट आया, जब 1000 यूनिट बनाए तो 100 पर यूनिट आया, जब 2000 यूनिट बनाए तो 50 पर यूनिट आया। वेरिएबल के अंदर क्या होता है, ये आपका पर यूनिट सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहेंगे, वॉल्यूम आपका बढ़ता रहेगा, तो आपका टोटल वेरी करता रहेगा, टोटल इंक्रीज होता रहेगा। 500 यूनिट हम बना रहे थे तो 10 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए का खर्चा, 1000 यूनिट बनाए तो 1 लाख 10 हजार का खर्चा, 2000 यूनिट बनाए तो 20 हजार का खर्चा, ठीक है। तो वेरिएबल और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करके चल रहे हैं कि सर ये स्टैंडर्ड मुझे ये बताता है कि आप ये जो फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है और ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, कि इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, यानी अगर पर यूनिट मुझे कैलकुलेट करना है, मैं किस बेस पे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला, कह रहे अगर तो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, अगर तो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो कह रहे आपको कैसे ऑब्जर्व करके चलना है, आपको ऑब्जर्व करना है बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। अभी समझाऊंगा बेटा ये एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है मैं आपको अभी समझा दूंगा, डोंट वरी। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपको किस बेस पे करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर बेस करना है, कि जितनी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उस बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन करके चलेंगे। कह रहे हैं लेकिन अगर आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, अगर आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर आपको ना देखना पड़ेगा कि क्या आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, क्या आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से आपने ज्यादा करी है, या आप देखो क्या आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से कम है, ठीक है। मतलब एक केस हम ले रहे हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा, और एक केस ले रहे हैं कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन हमने कम प्रोडक्शन करी है। एक केस हम क्या ले रहे हैं कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरा केस हम ले रहे हैं कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन हमने कम प्रोड्यूस करा है। कहता है अगर ये वाला केस है, आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है ना, तब आप किस बेस के ऊपर ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे। लेकिन कहता है कि अगर आपकी नॉर्मल ज्यादा है तो हम नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके चलेंगे। सर अब पता है क्या होता है, बच्चा लगा लेते हैं इस चीज का रिंग, कहते हैं कि सर वेरिएबल है तो एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड, लेकिन अगर फिक्स्ड है तो हमने क्या चेक करना है, एक्चुअल या नॉर्मल विच एवर इज हायर। और यही होता है, बच्चे ना रट्टा लगा लेते हैं, बच्चे ना उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते। आप अब इस पीछे का मैंने लॉजिक समझ, पहले समझ तो लो भाई नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है,
एक्चुअल कैपेसिटी क्या होता है, फिर हम एक एग्जांपल यहां पर समझेंगे और फिर हम करेंगे इंटरप्रेट इसको। ठीक है, चलो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है, मैं कह रहा हूं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर मैं एक पीरियड ऑफ टाइम में कितने यूनिट्स बना लूंगा, कितने यूनिट्स बन सकते हैं ऑन एन एवरेज, एक पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्मल सर्कमस्टांस में कितने यूनिट बन सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नॉर्मल लॉस, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नॉर्मल लॉस, समझ आया क्या बोला मैंने? नॉर्मल 8 घंटे का दिन है, 8 घंटे हम दिन में काम करते हैं, उस 8 घंटे में हम कितने यूनिट बना सकते हैं नॉर्मल लॉस के बाद, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी निकलेंगे, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होता ही है मैन्युफैक्चरिंग में। तो उस नॉर्मल लॉस को कंसीडर करने के बाद आपने कितना बनाया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी हम कैसे जज कर सकते हैं, कह रहे से हमने पिछले 3 सालों में ऑन एवरेज कितनी प्रोडक्शन करी, उसको कंसीडर कर लो, कह रहे हैं ये हमारी क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी। जब हम नॉर्मल कैपेसिटी निकालते हैं हमने कोई एबनॉर्मल प्रोडक्शन नहीं लेनी होती। सर एबनॉर्मल प्रोडक्शन मतलब, एबनॉर्मल प्रोडक्शन एग्जांपल लॉस। दे सकते हैं? सर नहीं बच्चे, एबनॉर्मल लॉस नहीं बोला मैंने, प्रोडक्शन बोला, एबनॉर्मल प्रोडक्शन। हम कह रहे हैं कि अगर मुझे नॉर्मल कैपेसिटी निकालनी है कि भाई मेरी कंपनी की, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की से नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, अगर मैं ये देखना चाहता हूं मैं कैसे निकालू, तो मैं पता क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पिछले 2-3 साल जो भी डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, उस 2-3 साल का, उस 2-3 साल का आप क्या करो, एवरेज निकालो, प्रोवाइडेड कोई भी एबनॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे ने बोला सर एबनॉर्मल प्रोडक्शन मतलब ओवर प्रोडक्शन, बेटा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओवर प्रोडक्शन, यस ओवर प्रोडक्शन कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट जरूरी नहीं है ओवर प्रोडक्शन। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक चीज समझो बेटा, ठीक है, हुआ क्या, कोविड का एग्जांपल लेते हैं, कोविड के एग्जांपल में दोनों फिट कर एबनॉर्मल, कि जहां हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। बेटा जब कोविड आया तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज की बढ़ी बता सकते हैं? मेडिसिन छोड़ दो, मेडिसिन तो एक है ही है, उसके अलावा मास्क एंड सैनिटाइजर्स। क्या मास्क और सैनिटाइजर बेटा पहले नहीं बनते थे क्या? पहले भी बनते थे मास्क और सैनिटाइजर, लेकिन जैसे ही कोविड आया ना, गवर्नमेंट ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए इतनी जरूरी कि आप क्या करो, मास्क पहनो और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, बोला गया। सोच के देखो क्या हुआ हो, जितने भी मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाले होंगे, अगर वो पहले ऑन एवरेज से साल के सिर्फ 1 लाख यूनिट बना रहे थे, एग्जाम्पल जस्ट 1 लाख यूनिट ऑन एवरेज बनाते थे, तो बेटा उन्होंने जो प्रोडक्शन करी है ना उस पर्टिकुलर पीरियड में, स्पेशली जब कोविड आया उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उन्होंने शायद 1-1 करोड़ भी मास्क बनाए। अगर पहले सिर्फ 15-20 हजार सैनिटाइजर बना रहे थे, तो शायद अब जो सैनिटाइजर बने हैं वो 25-30 लाख सैनिटाइजर बने। बेटा सैनिटाइजर तो पहले भी बनता, मास्क तो पहले भी मिलता था केमिस्ट में। और मैं बताता हूँ मास्क ना, एक बार मैं मास्क लेने गया केमिस्ट में, तो मेरे से ना वो क्वेश्चन पूछने लग गया, जब कोविड नहीं था तब की बात का, ठीक है, मैं मास्क लेने गया एक केमिस्ट वाले पे, मैंने कहा भैया एक मास्क दे दो, तो कहता कि क्या हुआ, कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको डाउट हुआ कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं कोई, कि मास्क क्या करना, क्योंकि मास्क नॉर्मली नहीं पहनते लोग। मैंने मास्क क्यों लिया था, मेरी एक पेट की बेटा तबीयत खराब हो, तो मैं उस पेट को मेडिसिन लगानी होती थी, ठीक है, तो जब, और मैंने तो ग्लव्स भी लिए और मास्क भी लिया, क्यों, उसको मुझे मेडिसिन लगानी होती थी, वो लगाने नहीं देता था, ठीक है, और वो मेडिसिन कुछ ऐसी थी कि वो अनबेरेबल एक स्मेल टाइप आती थी। तो इट इज नॉट नॉर्मल कि, मतलब वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था कि मैं बिना मास्क के मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको ठीक नहीं कर सकता, तो मेरे को मास्क जरूरी था। तो केमिस्ट वाले ने क्या करा, मेरे से ये पूछा कि भी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है, ये वो, उससे 4 क्वेश्चन पूछा। मास्क तो तब भी मिलते थे, लेकिन तब कॉमन नहीं था, उतनी प्रोडक्शन यानी होती नहीं थी, हर कोई खरीदता नहीं था। सेम केस सैनिटाइजर के साथ, सैनिटाइजर तो कब से है केमिस्ट वालों पे पड़े हुए, लेकिन जब कोविड आया तब मास प्रोडक्शन होने लगी, तब मास प्रोडक्शन होने लगी।
तो जरा तुम सोच के देखो कि अगर मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूं कि भाई हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, तो नॉर्मल कैपेसिटी में क्या मेरे को कोविड वाला ईयर कंसीडर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल प्रोडक्शन हुई है उस पर्टिकुलर ईयर। जब कोविड चला गया, क्या आज के टाइम में 1 करोड़ बन रहे होंगे क्या मास्क? डिमांड की बेटा वो चीज ठीक है, बट बेटा वो एबनॉर्मल है ना प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करनी पड़ी है, वो माना डिमांड की वजह से प्रोडक्शन करी गई है। लेकिन अगर आप हर साल 1 लाख 1 लाख या 2 लाख ही बना रहे हो और एकदम से आप 2 करोड़ की प्रोडक्शन कर डालोगे, तो वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन है ना। आप एवरेज पे देखो ना, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ एवरेज लो। मैंने क्या करा, 1,80,000 यूनिट बनाए एक साल। अगले साल मैंने बनाए 2 लाख यूनिट। अब बीच में आ गया कोविड वाला ईयर, मैंने 90 लाख यूनिट बना दिए। बेटा एवरेज निकाल लो, तुम्हारी 3 साल की एवरेज कहाँ ही जाएगी? कहाँ 182, 2 लाख, लगभग 1,90,000 की एवरेज बन रही थी 2 साल की। अब तुम्हारी एवरेज लाखों में चली गई है, 10 लाख, 20, 20, 30 लाख क्रॉस कर गई ना क्रॉस। तो कैसे वो नॉर्मल कैपेसिटी हो सकता है? तो नॉर्मल कैपेसिटी में क्या इस ईयर को इंक्लूड करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है सर, नहीं करना चाहिए। यही, यस, जिस ईयर में एबनॉर्मल प्रोडक्शन है, मुझे उसको कंसीडर नहीं करना होता नॉर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए। सर क्या पेपर में हमें क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी नॉर्मल कैपेसिटी? आंसर है नो। वो आपको खुद बताएगा कि नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी होती है। मेरा सिर्फ इतना पर्पस था, आपको समझ में आना चाहिए कि बेटा नॉर्मल प्रोडक्शन होती क्या है या नॉर्मल कैपेसिटी होता क्या है, कि हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एबनॉर्मल। अच्छा मुझे अब एक चीज और, ठीक है, अब मैंने यहां पर ओवर का एग्जांपल दिया, एक अंडर का एग्जांपल दे दे। सर कोविड के अंदर क्या हुआ? कोविड के टाइम पे क्या ऐसा हो गया था कि उन्होंने ये बोल दिया कि आपकी जो वर्कफोर्स है वो सिर्फ 50% में ही काम करेगी? ऐसा भी हुआ था क्या बीच में? उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, ऑल्टरनेट डेज 50%, सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पे काम होगा और सिर्फ 50% काम होगा। जब पार्शियल लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था, है ना, जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था ये चीज। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाकी होंगे, क्या वो नॉर्मल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उनको अंडर प्रोडक्शन करनी पड़ रही है। क्यों? काम ही उतना है, वर्किंग आवर्स ही कम हो गए ना। तो हाउ कैन वी सी, टेक इनटू कंसिडरेशन कि उस साल की प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी? समझ में आए? अच्छा अब मुझे एक चीज को और जवाब देंगे। बेटा एक जो मशीन है वो कितने यूनिट्स एक गो में बना लेती है? कोई भी मशीन जो है कितने यूनिट्स बना लेती होगी? सर एक कैपेसिटी होगी ना उसकी। एक पॉइंट होगा ना कि भाई इस मशीन से अगर 10 लाख यूनिट बन गए, उसके बाद भाई इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसकी एक बार चेक करनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर काम जो होगा। या इसकी मान लो कन्वेयर बेल्ट चेंज करनी पड़ेगी, इसका ये पुर्जा चेंज करना पड़ेगा, ये पुर्जा चेंज होगा, फिर ये दोबारा काम करेगी उस लेवल पे। होगा या नहीं होगा? तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, क्या वो पॉसिबल है कि जितनी कैपेसिटी है हमारी, हमने उतना जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम एक प्लान मेंटेनेंस के लिए। ये चैप्टर के नेम एंड ये चैप्टर थ्योरी है प्रैक्टिकल। बच्चों ये बेटा ये चैप्टर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। यही तो बेटा तरीका सीखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे यही चीज तो सीखनी है, वही तो ट्रांजिशन एक चाहिए होता है फाउंडेशन से जब हम इंटर में आते हैं। क्योंकि अब तक अकाउंटिंग ऐसे पढ़ी नहीं ना हमने। सही बोल रहा हूँ रिद्धि? क्या ऐसे अकाउंटिंग पढ़ी थी हमने पहले कभी? सर पढ़ी है पर मतलब इतनी थियरी नहीं पढ़ी। इतनी थ्योरी नहीं पढ़ी है ना। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट है क्या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। पूरा गो थ्रू करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे प्रैक्टिकल। मैं आपको दिखा देता हूँ करंट बैच के अंदर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इसके। बेटा इसका हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेदर। ये देखो जरा, ये देखो, इसके प्रॉपर बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। अभी इस टाइम तो हमारे स्क्रीन के ऊपर है, देखो क्या करा हुआ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है ना। यस सर। लेकिन बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा हुआ, साथ में कुछ भाषा लिखी हुई है बेटा, कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है कि एज पर पैरा नंबर 5 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, फिर कॉस्ट निकाली, एनआरवी निकाली।
मतलब प्रॉपर कहीं ना कहीं कुछ पहले डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना बेटा, है ना, सर कुछ एक्सप्लेनेशन। सर चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। बच्चे बेटा कल वाला लेक्चर आपने बेटा अभी कवर नहीं करा क्या? नहीं, नहीं सर क्या? बच्चे प्लीज कल वाला लेक्चर बेटा देख लेना एक बार, मैंने शेयर करा हुआ है वो। बच्चों प्लीज कल वाला यस लेक्चर एक बार बेटा देख लेना, नहीं तो वो कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी, वो कनेक्टिविटी बच्चों बैठ नहीं पाएगी, ठीक है। आपको बेटा कल वाला लेक्चर देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ठीक है जी, वो देख लेना। चलो बढ़िया आगे। हाँ बच्चे आज देख लेना, आज देख लेना। चलो जी बढ़ता हूँ आगे। बेटा नॉर्मल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था, तो बेटा देखो मशीन है, अब उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। तो जब हम नॉर्मल कैपेसिटी निकालते हैं ना, हम ये देख लेते हैं अच्छा भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी में से जो प्लान मेंटेनेंस चाहिए वो हम माइनस कर देते हैं। सर क्या याद रखना है? नहीं याद रखोगे चलेगा, क्यों? हमें किसी क्वेश्चन के अंदर यूज ये चीज नहीं हो रही होगी, बट यस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी शुड नो दिस। चलो अब बात आती है सर एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है। सर सीधी सी बात है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस करा, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी नहीं, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी करी वो हम निकालेंगे। समझ आया? अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम ना आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आप लोग मेरी मदद करेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं सपोज करो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। मैं कह रहा हूं रॉ मटेरियल, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, अच्छा अब हमें कहां पर लेकर जाना चाहते हैं? सर मैंने आपको एक्चुअल कैपेसिटी बता दिया, मैंने आपको नॉर्मल कैपेसिटी बता दिया, है ना। हमने फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर बच्चे एक चीज पढ़ी, वेरिएबल के अंदर हमने पढ़ा कि एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस के ऊपर। सर लॉजिकल है ना भाई, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, जितना प्रोड्यूस करा उतने का ही खर्चा लेंगे ना यार, वेरिएबल समझ में आता है, कॉमन सेंस है। सर फिक्स्ड के अंदर आपने पढ़ाया कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो एक्चुअल को बेस मान लो लेकिन अगर नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है तो नॉर्मल को बेस मान लो पर यूनिट निकालने के लिए। ऐसा क्यों? रीजन क्या है उसका? उसका रीजन समझेंगे इस प्रैक्टिकल के थ्रू। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने आंसर करने में मदद करनी है मेरी अभी पर, ठीक है। बेटा रॉ मटेरियल है, मैं कह रहा हूं रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है पर यूनिट, दैट इज ₹25। रॉ मटेरियल है उसकी पर, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 25 रुपए। यानी अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं उसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगेगा 25 रुपए का लगेगा। मैं इसके ऊपर लेबर का खर्चा करता हूं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेटा जो लगती है पर यूनिट इज से ₹10, पर यूनिट 10 रुपए का मुझे लेबर देना पड़ेगा। मैं अब अगला एग्जांपल लेता हूं कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, हम वेरिएबल नहीं ले रहे यहां पर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है मान लेते हैं बेटा 2 लाख रुपए है पर एनम, यानी साल का कितना देना है? 2 लाख रुपए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन करी है, हमने एक्चुअल प्रोडक्शन करी है 8,000 यूनिट्स की, ठीक है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है, हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो पता है कितने की है? 10,000 यूनिट्स की। हमने लेकिन 8,000 यूनिट ही बनाए हैं। मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, हमने इस साल प्रोडक्शन करी है 8,000 यूनिट। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो 1,000 यूनिट्स का बचा है, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो 1,000 यूनिट का बचा है। बेटा बस मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे ये बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की मुझे वैल्यू बता सकते हो तुम लोग? ठीक है। अब यहां पर मैं तुम लोगों को सिचुएशन दे रहा हूं, मुझे ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए दो बेसिस के ऊपर। एक बेस आप लोगों ने लेकर चलना है कि अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, और दूसरा है अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये मैंने बेटा आपके सामने डाटा रख दिया, 2-3 मिनट लीजिए और मुझे जरा कैलकुलेशन करके बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू क्या हो। कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। पर्पस ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझाना है।
सर हाँ जी हाँ जी बच्चे बोलो। रॉ हाँ मटेरियल के नीचे क्या लिखा है आपने? बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ओके सर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। करिए जरा, कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे, कोशिश करो। आज बेटा हम बस ये वाला कंसेप्ट कवर करेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वाला और साथ में अदर कॉस्ट, ठीक है। तो आज हम कॉस्ट वाला जितना पार्ट है ना वो हम खत्म कर दें। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर बेटा एक चीज और आती है, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। बट आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हम आज शुरू करें या ना करें, वो टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बेशक हम थोड़ा सा छोटा रख लेंगे। सर 2 लाख को लिखा है फिक्स। बेटा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 2 लाख पर है। मतलब इतना खर्चा हमारा बैठ। जी जी। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक मैं बोल रहा हूं अगर 1000 यूनिट है तो आपको बस इतना बताना है कि क्या बेस रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर 1000 यूनिट है तो वैल्यू क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की, अगर आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी के बेस के ऊपर ऑब्जर्व करते हो और फिक्स ओवरहेड को अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर। कोशिश करो 2 से 3 मिनट लीजिए, नहीं होगा तो बच्चे मैं बताऊंगा, ठीक है। बट एक कोशिश प्लीज आप लोग जरूर करिए। हाँ जी बच्चों, क्या कहते हैं। फिक्स पे लेके चलना 400 रुपीज हुआ है ना 1000 का। टोटल तो हम बेटा टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, चलो देखो सर। अगर मैं पहले लेकर चलूं नॉर्मल कैपेसिटी पे, सर मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है कितनी, सर रॉ मटेरियल जो है वो 25 पर यूनिट लग रहा है। लेबर की कॉस्ट कितनी लग रही है, 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए की लेबर लग रही है। अब यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर लेना है। मुझे दिया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो टोटल है 2 लाख रुपए का। अगर मैं इस 2 लाख को डिवाइड कर दूं 1000 से, 1000 से डिवाइड करूंगा नहीं सर, 10,000 से डिवाइड करूंगा। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 10,000। 10,000 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मुझे बताओ जरा कितना आता है, 20 आ रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या 55 आ रही है, यानी 55 पर यूनिट क्या मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है। अगर यस मेरे सर। पास बेटा साल के एंड में 1000 यूनिट ही बचे हैं तो यानी मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 55,000 की। मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 55,000 की। अब बाजू जरा अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर लेकर चलते हैं, मुझे इतना बताओ मेरा रॉ मटेरियल जो है वो कितने का है बच्चे, 25 का। लेबर कितने की, 10 की, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है यहाँ, सर 2 लाख है फिक्स्ड ओवरहेड, लेकिन 2 लाख को डिवाइड किससे करूंगा इस बार, 8,000 से। 8,000 से अगर 2 लाख को डिवाइड करते हो कितना आता है, 25 आता है। तो 25 और 25 50, 50 और 10 कितना, हाँ। 60 रुपए। तो यस 60 सर। पर यूनिट आ रहा है इस बार। इसको जरा 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या तुम्हारे पास 60,000 पे आता है, क्या तुम्हारे पास 60,000 आता यस है। सर। अब 60,000 आ गया बच्चे। अब जरा सोच के देखो तेरा, तुम लोग प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो। अरे सर मैं कह रहा हूं कि मेरी नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो अच्छा मुझे एक चीज कहो, क्या ये चीज सबको क्लियर होती है कि जितनी ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है उतना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये सबको क्लियर होता है ना, जितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक जाता है उतना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। यस और नो। हाँ जी रिद्धि, बेटा क्लैरिटी यस है इस सर। चीज की, ओके। नो सर, अब क्लैरिटी नहीं है।
नहीं है? अच्छा बेटा, मुझे तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है कभी? यस सर। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। हाँ हाँ। क्लोजिंग स्टॉक अगर यहां पर 50,000 है, मेरा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली आएगा। अगर मैं इसको बढ़ाकर 70,000 कर दूं, तो क्या मेरा प्रॉफिट भी 20,000 से बढ़ जाएगा? यस सर। तो कहीं ना कहीं मेरी क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर देता है ना, वैल्यू, है ना? आप समझ यस। आया? अब मेरे लिए एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, मैं अगर 10,000 यूनिट बनाता, 10,000 यूनिट की बेस के ऊपर ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है 55,000। 10,000 यूनिट की बेस पे ऑब्जर्व करता हूं तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आती है 55,000। लेकिन अगर मैं एक्चुअल के बेस के ऊपर करता हूं तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है 60,000। तुम सोच के देखो, मेरी कैपेसिटी है 10,000, मैंने बनाए 8,000, क्या मैं इनएफिशिएंट हूं? यस यस, सर। मेरी इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी के चक्कर में, आइडल टाइम के चक्कर में, या कुछ भी लेबर स्ट्राइक, जो मर्जी रीजंस रहे, मैंने नॉर्मल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन करी है। लेकिन मैंने नॉर्मल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन करी है, लेकिन मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यस सर। 5,000 से ज्यादा आएगा ना। यस मैं सर। कह रहा हूं कि मैं हूं इनएफिशिएंट, लेकिन मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। तो बता दो, क्या लॉजिकल लगता है सुनने में? तो समझ में यस आया कि सर। अगर मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन, अगर फिक्स्ड ओवरहेड की जब हम एलोकेशन की बात करके चलते हैं, अगर मेरी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, तो क्यों हम नॉर्मल को बेस मान के चलते हैं और एक्चुअल को क्यों नहीं? क्यों हम नॉर्मल को बेस मान के चलते हैं और एक्चुअल को क्यों नहीं? चलो, एक और क्लैरिफिकेशन तुम लोगों के लिए कर देते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो और चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं, एक बार मान लो कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन बेटा जो है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 16,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 16,000 यूनिट्स। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 16,000 यूनिट है, तो बेटा तब क्या होगा? सेम डाटा। सर, रॉ मटेरियल 25 रुपए, लेबर 10 रुपए। सर, अब 2 लाख को मैं किससे डिवाइड करूं? 16,000 से डिवाइड करूं? 2 लाख को 16,000 से डिवाइड करूं एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर? तो 2 लाख को 16,000 से बेटा डिवाइड करते हो तो क्या 12.5 रुपए आता है? तो बेटा 47.5, क्या ये मेरी वैल्यू आ रही है कॉस्ट पर यूनिट? यस अब सर। इसको मेरा 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 47,500 आता है? 47,500 आता है। यस सर। तुमने एक चीज देखी, मेरा एक्चुअल में अगर मैं लेकर चलता हूं ज्यादा, तो मेरा ऑब्जर्व तो इतने करे ना, 2 लाख मैंने खर्चा करा, 2 लाख के बदले मैंने बनाया कितना? 16,000। तो जब मेरा एक्चुअल ज्यादा है, किसको बेस मानेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन अगर मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कम है नॉर्मल कैपेसिटी से, तो किसको बेस मानेंगे? नॉर्मल को। उस टाइम पे क्यों नहीं हम एक्चुअल को बेस मानते? बिकॉज अगर उस टाइम पे मैंने एक्चुअल को बेस मान लिया, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक हो जाती है ओवर वैल्यू। मैं ये कहूंगा कि उस टाइम पे मेरी वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की बढ़ जाती है, जिससे मेरी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो ये कह रहा है कि भाई मैं हूं तो इनएफिशिएंट, लेकिन मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, जो लॉजिकल नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन, बेटा जब भी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगी, तो हम क्या लेकर चलेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी, एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा तो क्या लेकर चलोगे? नॉर्मल कैपेसिटी। क्या लेकर चलोगे? नॉर्मल कैपेसिटी। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। बच्चे नहीं, रिद्धि, रिद्धि बेटा, हम जो बात कर रहे हैं ना, हम यहां पर बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की। स्टैंडर्ड, आप एक चीज समझो, आपने बेटा कल का लेक्चर लगाया नहीं है, और अभी हमारा ये पहला ही स्टैंडर्ड है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम के बारे में बात करके चलते हैं। ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के बारे में बात करके नहीं चलता। ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के बारे में बात करके चलता है। ये तो मतलब मैं जब समझा रहा हूं, तब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बच्चे बेयर टैक्स देखोगे, तो बेटा बेयर टैक्स तो कुछ ऐसा दिखता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो ये पढ़ रहे हैं।
ये है आपका चैप्टर, आपका चैप्टर बच्चे ये है, लेकिन इसमें से आएगा क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दिस इज द प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। आप कल का लेक्चर देखोगे बेटा, जिन्होंने भी ये वाला लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं, पहला लेक्चर मिस करा है बेटा, यूट्यूब के ऊपर है। आप कल वाला लेक्चर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग बेटा पढ़ने का तरीका बहुत चेंज होने वाला है। ठीक है, वेलकम टू सीए इंटर। होपफुली बेटा सभी बच्चों का फाउंडेशन रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और इंटरमीडिएट में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो डेमोस चल रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इतना समझ में आया? चलो चलो बेटा, अगला जो मुझे आप लोगों को पॉइंट बताना है ना, वो मुझे आप लोगों को बताना है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट मुझे आप लोगों को जो बताना है वो बताना है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में। वैसे तो लेकिन बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर मैंने शुरू कर लिया, अगेन आई रिक्वायर बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम मुझे 30 से 40 मिनट्स इस कंसेप्ट को करवाने के लिए चाहिए, उससे जल्दी नहीं हो पाए। ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप, वेस्ट मटेरियल 30-40 मिनट से पहले नहीं हो सकता है। अदर कोर्स। हाँ, तो हम इस वाले पॉइंट को अभी स्किप कर रहे हैं। व्हाट वी विल डू, वी विल कवर अदर कॉस्ट। तो ये वाला पॉइंट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का हिस्सा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का हिस्सा है, लेकिन ये मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, इसको हम कल केटर कर लेंगे। आज मैं आपको आगे का कुछ हिस्सा करवा देता हूं, जो हम शुरुआत करेंगे बेटा किससे। हमने बेटा जब हमने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पढ़ा, तो कॉस्ट ऑफ, जब हमने कन्वर्जन पढ़ा था, दिस इज योर सेकेंड कॉस्ट। इससे पहले हमने देखा था कॉस्ट ऑफ परचेज, और कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद क्या था? अदर कॉस्ट। कहां लिखा था ये सब सर? यहां लिखा था सर। पैरा नंबर 6 बात करता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है, उसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगा और अदर कॉस्ट आएगा। सर हमने कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर पूरी चर्चा कर ली। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हमने वो बात कर ली कि जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट होती है वो आती है, प्लस हमने फिक्स्ड और प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बात कर ली। हमने बात नहीं करी है किसके बारे में? अदर कॉस्ट के बारे में। हमने यहां पर बात नहीं करी है अभी ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ पाइप के बारे में, उसके बारे में कल चर्चा। आज के लेक्चर के अंदर अदर कॉस्ट पे बात करेंगे। बेटा क्या बोलता है? अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब जिस कंडीशन और लोकेशन के ऊपर मैं इन्वेंट्री को लाना चाहता हूं, उस कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए बेटा जो मैंने खर्चा करा, वो आपका क्या है? अदर कॉस्ट। ठीक है, अदर कॉस्ट की अगर मैं सीधा सीधा एग्जांपल लूं, तो ज्यादा समझाने नहीं है इसके अंदर, है क्या? बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसके अंदर किस बातों का ध्यान रखेंगे? हाँ जी बेटा, मैं आप ये वाले नोट्स की बात कर रहे हैं बेटा। रिद्धि मैंने ना इस चैप्टर के बेटा पूरे नोट्स लिख रखे हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में बेटा शेयर करूंगा मैं। मुझे एक बार स्टैंडर्ड कल का लेक्चर लेने दो। ठीक है, मैं कल के लेक्चर के बाद ये पूरा का पूरा ये वाले नोट्स ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझने पे ओके। ध्यान दीजिए। चलो, अदर कॉस्ट की बेटा मैं बात करके चलूं, तो अदर कॉस्ट क्या होती है बेटा? अदर कॉस्ट वो कॉस्ट है, मैं कह रहा हूं, विच इज included in cost of inventory to bring the inventory to the present location and condition। present location और condition लाने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी बेटा आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किस चीज का ध्यान रखोगे? चलो, खरीदते हो कोई प्रोडक्ट, किस चीज का ध्यान रखोगे? क्वालिटी। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने की या कुछ कॉस्ट होती होगी जो इनकर होती होगी, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मतलब ये एक ऐसी कॉस्ट है जो इनकर होगी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन पे लाने के लिए। अच्छा, तुमने कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर देखी हो बेटा, अगर किसी के हेडेक हो रहा हो, कौन सी मेडिसिन खाते हो? पीसीएम खा लेते हो, प्रोटीन कॉम्बिफ्लेम है ना, क्रॉसिन हो गई, अलग अलग है ना। यही क्यों खाते हो बेटा? स्पेसिफाइड। इसका स्पेसिफाइड एडवर्टीजमेंट आया है। किस बेस पे? अच्छा, कोविड आया था, कोविड के बाद आपकी वैक्सीन तो बहुत बन रही थी, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ कोवैक्सिन और एक और आई थी कोविशील्ड। कोवैक्सिन और कोविशील्ड ही क्यों लागू हुई, बाकी क्यों नहीं हुई बेटा? क्वालिटी या रिसर्च, फर्क है। वहां क्वालिटी की बात नहीं थी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज वन फैक्टर। जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। हमें एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट मेरा क्वालिटी
अच्छी होनी चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को इनकर हो रही होगी। लेकिन बेटा बिना रिसर्च के क्या चल जाएगा काम? रिसर्च करी गई, फॉर्मुलेस बनाए गए, तुम्हें क्या लगा कोविशील्ड पहले अटेम्प्ट में बन गई? नहीं। कोवैक्सीन पहले अटेम्प्ट में बन गई? नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, है ना। कोई भी मेडिसिन अगर आती है बेटा सालों लगते हैं उसको बनाने में। कैंसर, है ना, बहुत लोग बेटा ऐसे हैं जो कैंसर से कह रहे हैं ना पीड़ित हैं, या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्या उसका इलाज अब तक ऐसा मिला क्यों नहीं? रिसर्च चल रही है ना। पोलियो, पोलियो की जो ड्रॉप्स जब नहीं थी, कितने लोग होते थे, कितने बच्चे होते थे बेटा जिनको पोलियो होता था। अब वो कम हो गया ना, क्यों? वो एक वैक्सीन आ गई ना। अब वो वैक्सीन जो लाई गई है बेटा वो रिसर्च करके बनाई गई है, ऐसा तो नहीं ना। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है बेटा एक रिसर्च होती है ना। अगर एक फोन की भी बात कर ले, तो फोन क्या ऐसे ही बन जाता है नया मॉडल? नहीं, रिसर्च करी जाती है, प्रॉपर रिसर्च करते हैं ना कि भाई मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कि आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं, यूथ को क्या चाहिए, कि फोन के अंदर क्या फीचर लेकर आएंगे हमारा प्रोडक्ट चले, हमारा फोन चले। तो प्रोडक्ट को उस प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ एक रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट लगती है। रिसर्च करेंगे बनाएंगे उसकी कॉस्ट एक लगती है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। चलो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो एक तो चलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या उसके अलावा कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी लगती होगी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। एक मैनेजर है, एक मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर, उसको हम सैलरी देते हैं, उसको हम सैलरी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, लेकिन उसका काम क्या है? बस प्रोडक्शन को सारा मैनेज करना, ये देखना ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एग्जांपल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस ध्यान क्या देना है, किसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन के रिगार्ड में बात करके, प्रोडक्शन एक्टिविटी के रिगार्ड। अच्छा मुझे एक चीज तो, बेटा आप में से कितने बच्चे हैं जो नहा कर आते हैं? कितने बच्चे हैं जो नहाते हैं? आजकल ठंड चल रही है, कई लोग नहाते भी नहीं है बेटा, ठीक है। यस चलो, सर। नहाते सारे हैं ना, है ना। चंडीगढ़ में तो बहुत ठंड है। रिद्धि आप शायद मुंबई, रिद्धि आपने मुझे मुंबई बताया था शायद, आप मुंबई यस से हैं सर, राइट? यहाँ ठंडी नहीं है। मुंबई में ठंड नहीं होती बेटा, ठीक है, मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती, वहां वेदर जो रहता है पूरे साल ऐसा रहता है कि ज्यादा ठंड ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब चंडीगढ़ में इस समय इतनी ठंड पड़ी है, ठंडीगढ़ बोल सकते हैं इसको, है ना। अब बेटा होता क्या, चलो आप सुबह जब नहाते हैं शैम्पू यूज करते हैं, सारे कंडीशनर यूज करते हैं आजकल, चलो सुबह सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, क्या ये करते हो क्या उठते ही सारा कन्फेक्शनरी वाले पे जाते होंगे, वहां जाके टूथपेस्ट लेते होंगे, है ना, वो डब्बे से निकाल के चम्मच से डाल के देते होगा, ऐसा होता है? या आपके घर में चलो कोई बेसिक एग्जांपल ले लो, शैम्पू जो होता है, अगर शैम्पू यूज करना है पैकेजिंग में आता है ना, आटा पैकेजिंग में आता है ना। कभी देखा है आटे को, कभी ध्यान से देखा आटे की पैकेजिंग? डबल पैकेजिंग होती है आटे, एक ना अंदर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, एक अंदर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, फिर उसके ऊपर जो प्रोडक्ट होता है कंपनी होती है, जैसे आशीर्वाद आटा, उसकी पैकेजिंग रहती है। शैम्पू को देख लो, पूरा एक प्रॉपर पैकेजिंग रहती है, डब्बी में रहता है ना, कंटेनर सा एक बनाया हो। टूथपेस्ट देख लो बेटा, क्या है, एक ट्यूब होती है उसके अंदर रहता है, और ट्यूब के ऊपर भी एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग रहती है। क्या ये जो पैकेजिंग का खर्चा है, जो पैकेजिंग कॉस्ट है, क्या मैं कह सकता हूं ये एक ऐसी कॉस्ट है विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन? तो अदर यस सर। कॉस्ट क्या है समझ में आया? पैकेजिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगी प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, है ना। पैकेजिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? आपकी कॉस्ट आ गई। प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी क्या आ गई? आपकी कॉस्ट आ गई। बोलो समझ में आता है सभी को? चलो बड़े आगे। अब बेटा अगला पैराग्राफ आता है आपका पैरा नंबर 12। पैरा नंबर 12 ये कौन सा था? ये था पैरा नंबर 11। पैरा नंबर 12 में पता क्या बोला गया? पैराग्राफ नंबर 12 ये कहता है कि जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है और आपकी बोरविंग कॉस्ट होती है, ठीक है, जो आपकी इंटरेस्ट, और बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखना चाहिए और पैकेजिंग जरूरी भी है, ठीक है। तो आपकी जो इंटरेस्ट और बोरविंग कॉस्ट होती है, कहेंगे यूजुअली हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं कि वो ऐसी कॉस्ट है
टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने साफ साफ कह दिया, कहेंगे जो इंटरेस्ट है या आपने कुछ लोन ले रखा है उसके ऊपर जो आपको बोरोविंग कॉस्ट पड़ रही है वो ऐसी कॉस्ट नहीं है जो यूजुअली आप इनकर करते हो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए। तो इस वजह से इस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कह रहे हैं इसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। बस पैरा नंबर 12 में इतना। सर अब कल एक बच्चे का सवाल आया था, कल भाई ने पूछा था, कहता है कि सर क्या इंटरेस्ट और बोरोविंग कॉस्ट क्या कभी भी नहीं आएगी क्या इन्वेंट्री के अंदर? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। आंसर है सर नो, आ सकती है। कब? अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो एक क्वालिफाइंग एसेट है। इन्वेंट्री जो है वो अगर एक क्वालिफाइंग एसेट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, कहां सीखेंगे? एएस 16 में। अगर एएस 16 में क्वालिफाइंग एसेट में वो इन्वेंट्री फॉल कर गई तो बेटा जो उसके ऊपर इंटरेस्ट या बोरोविंग कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएगा। अदरवाइज इंटरेस्ट और बोरोविंग कॉस्ट को आप इंक्लूड करके नहीं चलोगे। क्या बोला मैंने कि इंटरेस्ट और बोरोविंग कॉस्ट जो होता है हम मान के चलते हैं इट इज यूजुअली नॉट, ठीक है, कंसीडर्ड रिलेटिंग टू द ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो उस केस में ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएगा, उस केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बेटा अब अगला क्या आता है? अगला आता है आपका पैरा नंबर 13। ठीक है, पैरा नंबर 13। और बेटा ये लास्ट पैराग्राफ आज का हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे रिलेशन जरूर देखना है कि कनेक्टिविटी बेटा देखनी पड़ती है। तो पैरा नंबर 13 जो है वो लास्ट रहेगा। पैरा नंबर 13 के अंदर बात करी गई है एक्सक्लूजन्स की। कह रहे क्या क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर नहीं आएगा, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कह रहे क्या क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर नहीं आएगा, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, उसके बारे में बात करता है आपका पैरा नंबर 13। बेटा सबसे पहले ये बोलता है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल। अगर मान लो कुछ आपने मटेरियल वेस्ट हो गया, कुछ आपकी लेबर का वेस्टेज हो गई है ना, इनएफिशिएंसी या अदर कोई प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है जो भी एबनॉर्मल वाली, एबनॉर्मल अगर आपका कोई लॉस है, एबनॉर्मल वेस्टेज मटेरियल है, एबनॉर्मल एफिशिएंसी है, मतलब एबनॉर्मल इनएफिशिएंसी है, कैसे लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, एबनॉर्मल है भाई ये लेबर की स्ट्राइक, नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल है। अगर बियॉन्ड एक लेवल तक ठीक है एक्सेप्टेबल है, एक लेवल की बियॉन्ड तो एबनॉर्मल ही हो गया ना, ठीक है, वेस्ट हो गया मटेरियल। नॉर्मली 5% का नुकसान होता है मटेरियल का, हमारा नुकसान हुआ है 25%, तो जो 20% ज्यादा हुआ है वो एबनॉर्मल ही है बेटा। तो कह रहे हैं ये जो एबनॉर्मल अमाउंट है ना, जो भी वेस्टेड मटेरियल है, लेबर है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसका जो एबनॉर्मल अमाउंट है, कह रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आपने इसको इन्वेंट्री का हिस्सा बनाया होगा क्या, इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। आप तो फिर वही बात कर रहे हो कि भाई इनएफिशिएंसी है और इनएफिशिएंसी की वजह से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है। तो इनएफिशिएंसी कभी भी, इनएफिशिएंसी की वजह से कभी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आप इनएफिशिएंट हो, इनएफिशिएंसी की वजह से कभी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको इंक्लूड करके नहीं चलते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इसको भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूड मत करना, है ना, एक्सक्लूडेड है। दूसरा स्टोरेज कॉस्ट, दूसरा क्या है, स्टोरेज कॉस्ट। बिल्कुल बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं बेटा वो एक बेयर टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं। बेटा कुछ एक स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड हमारे पास डिस्क्लोजर बेस्ड होते हैं जो प्योरली थ्योरेटिकल है, प्योरली थ्योरेटिकल। कुछ एक स्टैंडर्ड हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं बेटा अकाउंटिंग पढ़ने का अप्रोच जो है बिल्कुल चेंज होगा। रिद्धि अगर आप थोड़ा सा और अगर एनालाइज में जाना चाहते हैं तो बेटा हमारे ना यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिक भी करे हुए हैं, कुछ एक लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी पब्लिक हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जैसे एक ओवरव्यू लेने के लिए उन पब्लिक वीडियोस पे जाके थोड़ा सा आगे करके एक बार देखोगे ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होते हैं। ठीक है,
यू विल गेट एन आइडिया बेटा। चलो नेक्स्ट, स्टोरेज कॉस्ट। हाँ जी बच्चे, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, बेटा स्टोरेज कॉस्ट की अब मैं बात करके चल रहा हूं। बेटा स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है? स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट को एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से, अनलेस अनलेस वो जो स्टोरेज कॉस्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बेटा अच्छा मुझे एक चीज कहो, किसने अपने घर में चार बनते हुए देखा है कभी? कभी देखा है घर में चार बनते देखा है? बेटा मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल्स वो दूंगा जिससे आप रिलेट करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को ना आज एक टास्क भी दूंगा। मैंने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बेयर टेक्स्ट ऑलरेडी शेयर करा हुआ ग्रुप में, मैं दोबारा भी शेयर कर दूं। आज आप लोगों ने एक काम करना है, बस घर जाके ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है बेयर टेक्स्ट। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा वहां पर क्या रोल है, ठीक है, या वहां पर फैकल्टी का क्या रोल है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, बेटा स्टोरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूं तो स्टोरेज कॉस्ट जो है कहते हैं एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर आंसर है एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन एक चीज वो कहता है, कह रहे हैं अगर स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, फिर इंक्लूड कर लेना। सर एग्जांपल दो। सर घर में चार बंदे देखा है? क्या करते थे हमारे नानी दादी, ठीक है, क्या करा करते थे? सर सबसे पहले वो ना कच्चा आम लेकर आया करते थे। कच्चा आम कटा के लेकर आते थे, ऑलरेडी उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो घर में ना एक बड़ा चाकू सा पड़ा होता था, एक पूरा स्लेट सी बनी होती थी, बहुत खतरनाक सा चाकू है, उसमें काटते होते थे, है ना, छोटे छोटे पीसेस करते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद वो मसाले निकालते थे, अजवैन हो गई, ठीक है, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गया, मतलब जो भी मसाले डालने हैं, जो भी चीजें डालनी है, वो मसाले से निकालते थे। फिर सरसों का तेल लेते थे, सरसों के तेल के अंदर अच्छे से उसको क्या करते थे? भूनते थे, है ना, अच्छा खासा, मतलब उसको भूनते थे। फिर एक ना बर्नी लेते थे, बर्नीज आती थी दो दो तरह की, है ना, एक होती थी कुछ ऐसी बर्नी होती थी, मतलब कुछ ऐसा सा बना होता था बर्नी, एक इस टाइप की होती थी, और एक ना थोड़ी सर्कुलर होती है इस टाइप की, है ना, एक कुछ ऐसी होती थी। इस टाइप की बर्नीज होती थी, ऊपर ढक्कन होती थी। तो इन बर्नीज के अंदर वो ना फीड कर करके अचार क्या करते थे, डेली दोपहर में जब धूप निकलनी, अचार को बाहर ले जाना, ठीक है, और जैसी धूप हटने वाली होती थी अचार अंदर ले आता। आप कहते अचार खा लूं, वो खाने नहीं देते थे पहले दिन, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, कहते थोड़े दिन रुक जाओ। जब 15-20 दिन हो जाते थे ना बेटा, या तब वो चार तब वो चार आपके घर आपको खाने देते थे। क्यों? आपने क्या किया? आपने प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब उस अचार को स्टोर करके रखना पड़ रहा है ना, बिना स्टोर करे वो अचार रेडी नहीं होगा ना। तो दैट स्टोरेज इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर ऐसी स्टोरेज कॉस्ट है तब वो इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक और एग्जांपल, वाइन इंडस्ट्री। एक और एग्जांपल, वाइन इंडस्ट्री। बेटा कहते हैं जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। सर आप पीते हो? सर मैं तो नहीं पीता, मुझे पता नहीं है, बस मैंने सुना है बेटा, जितनी पुरानी होती है उतनी उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। होता क्या है कि हमारे घरों में ना, नॉर्थ इंडियंस के घर में, आपको पंजाबियों के घर में ये चीज दिख जाएगी, कॉमन होती है। जो ड्रिंक करते हैं, हमारे घर में नहीं करते ड्रिंक, ठीक है, लेकिन कईयों के घर में जहां ड्रिंक चलती है, पंजाबियों के घर में बड़ा कॉमन है ये चीज, कि अगर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा होता है ना, तो क्या करेंगे, अंदर बॉटल छुपा के रखी होती है, पुरानी बॉटल एक लेकर आए, ठीक है, कॉमन चीज है, बहुत पुरानी बॉटल एक लेकर आएंगे, ठीक है, वो आपको पता भी नहीं होगा बॉटल रखी कहाँ होगी, बस बहुत कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा होगा तब वो बॉटल खुलती है, ठीक है, बहुत कुछ खास आ रहा होगा कोई, तब वो बॉटल बाहर निकल जाती है। बेटा ये बनती है कैसे? अगर आप कभी देखा हो ना, हाउ डू दे डिस्कवरी पे पहले आया करता था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर कभी तुमने देखा हो, तो बेटा वाइन बनाने का एक तरीका होता है, वाइन को ना स्टोर करा जाता है, वाइन बनाई जाती है, ग्रेप्स यूज करे जाते हैं, बाकी एलिमेंट्स डाले जाते हैं, फिर जो वाइन होती है ना उसको स्टोर करा जाता है बेटा बैरल्स के अंदर। और एक्चुअल में ये एक जॉब है, वाइन टेस्टिंग इज एक्चुअली अ जॉब। बैरल्स होते हैं बेटा वुडन, वुडन बैरल्स होते हैं, और यहां पर ना एक टैप सा लगा होता है। वो बंदे का काम क्या होता है, इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, वो टाइम टू टाइम उसका काम ये है कि इसका चेक करना टेस्ट। इसको स्टोर करा जाता है कई बार 6-6 महीने, 7 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो कभी तुमने सुना नहीं होगा जैसे 10 ईयर ओल्ड,
20 ईयर ओल्ड है, ये 30 ईयर ओल्ड है। वो 30 ईयर ओल्ड का मतलब क्या है? 30 साल स्टोर करिए भाई, वो 20 साल स्टोर करी गई है। ठीक है, वो उसके बनने का तरीका है बेटा, वो उसके बनने का तरीका है। वाइन बनती है ऐसे, वो वाइन इंडस्ट्री चलती है ऐसे। अब जरा तुम सोच के देखो, यहां पर स्टोर कर रहे हैं तो इसको तो स्टोर करने की कॉस्ट है ना, यहां पर अब जो स्टोरेज कॉस्ट जा रही है वो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो यही कहता है कि अगर स्टोरेज कॉस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है तब तो इंक्लूड कर लो, अगर वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है ना तब इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। पिकल्स और वाइन आर एग्जांपल जहां पर वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर आगे वो कहता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तीसरा क्या बोलता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का क्या मतलब हुआ? सर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हुआ, एग्जांपल के तौर पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हुआ कि जैसे सैलरी हो गई, ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो गई, या हमारा क्या है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद हम बेचते हैं, शोरूम की हमारी क्या हो गई? सैलरी हो गई। शोरूम की क्या हो गई हमारी? जो स्टाफ बैठा हुआ है वहां पर उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। शोरूम का रेंट होगा जहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है बेटा, काम के खर्चे। इसको कहते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर मत इंक्लूड कर लेना। आखिरी क्या बोलता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तुमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा, तुमने मार्केटिंग करी, तुमने सेल्स कमीशन दी, सेलिंग के रिलेटेड तुमने कोई खर्चा करा नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा जो है बच्चे वो नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, मुझे तो क्या क्लियर हुआ? अच्छा, अब यस ये वाली जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में, इसका हम करेंगे क्या? सर कहते हैं कि ये जो एक्सक्लूडेड एक्सपेंडिचर है ना, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। यानी हम पी एंड एल के अंदर इनको चार्ज करके चलेंगे उस साल में जिस साल ये इनकर, उस साल जिस साल ये इनकर हुए। ठीक है बच्चों, तो बेटा दिस वाज इट। मैंने आज आपके साथ क्या कवर करवाया? अदर कॉस्ट कवर करवाया है, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का हमने एक हिस्सा का, एक हिस्सा भी बचा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट वाला हिस्सा भी बचा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ बेटा मेरी लास्ट डेमो क्लास रहेगी। कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कंप्लीट करवाऊंगा, और अगर टाइम बचेगा उस केस के अंदर बेटा हम कॉस्ट फॉर्मूलाज हम स्टार्ट करेंगे और आगे के कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। अगर टाइम नहीं बचा तो हम आगे के कंसेप्ट की तरफ बच्चे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपको क्लियरली मैं बता दूं, क्योंकि बेटा देखो कनेक्टिविटी एक होती है, वो टॉपिक अगर हमने शुरू करा टाइम लगता है, किसी भी चीज को समझाने के लिए टाइम लगता है, तो मैं वो चीज नहीं चाहता कि मैं टॉपिक को बीच में छोड़ूं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मैं कल आपको कंप्लीट करवाऊं, उसके बाद जो कॉस्ट फॉर्मूलेज हैं अगर मैंने एक बार शुरू करे, वही बात आती है कि अगेन इट रिक्वायर्स सर्टेन टाइम। ठीक है, अगर उतना टाइम होगा देन डेफिनेटली वी विल हैव अ लॉन्गर क्लास, अगर उतना टाइम नहीं होगा देन वी विल हैव अ शॉर्टर क्लास। ठीक है, उस पर मैं आपसे वैसे बात करूंगा एक जनरल। ठीक है, ये कर लेंगे, अगर जल्दी टॉपिक खत्म हो जाएगा, टाइम कम बचेगा, तो हम वैसे आपस में बात कर लेंगे, कुछ एक डिस्कशन कर लेंगे सब्जेक्ट को लेके। तुम लोगों में कुछ डाउट्स होंगे, तुम लोगों ने कुछ पूछना होगा, वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कल मेरे साथ अकाउंट्स की डेमो क्लास कल लास्ट। ठीक है, बाकी अगर आप, हाँ कुछ और अगर सेशंस आप लोग देखना चाहते हैं मेरे, तो बेटा देयर आर सर्टेन पब्लिक वीडियोस व्हिच आर ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। मैं उनके लिंक्स भी कहोगे तो कल सेपरेटली मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज यस के लिए सर, इतना ही। सेंड कर देना। हाँ जी, आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा। तो ठीक है बच्चों, अगली मुलाकात होगी कल। और बेटा कल बेशक जनवरी 26 है, लेकिन हमारा सेंटर कल ओपन है, हम क्लासेस कल ले रहे हैं। तो कल के टाइमिंग्स भी जो है आपके क्या रहेंगे, सेकेंड हाफ में, यानी 3:15 ऑनवर्ड्स कल आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच बच्चों।